नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज ये हम क्लास लुसेंट की बुक से करने जा रहे हैं और आज की क्लास हम जीव विज्ञान की करेंगे, जिसमें लुसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये सभी जीव विज्ञान के प्रश्न वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की बुक से करवाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पादप आकारिकी। ये तीसरा चैप्टर है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, पादप आकारिकी इस चैप्टर का नाम है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में इसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। और आज यहाँ से हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, और आज ये जो क्लास है NTPC, RRB, ALB टेक्नीशियन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो भी जड़ें होती हैं उन्हें कहते हैं अपस्थानिक मूल, यानी कि अपस्थानिक जड़ें या तो अपस्थानिक मूल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो जो भी मूलांकुर से जड़ें निकलती हैं, मूलांकुर से विकसित होती हैं, इन जड़ों को हम लोग कहते हैं मूसला जड़ें। ये जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन मूलतः मिलती है। यह श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल की बात करेंगे तो श्वसन मूल जो है यह मिलती है जूसिया में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूसिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। डहेलिया की जड़ें होती हैं। डहेलिया, डहेलिया एक आपका पौधा होता है और इसकी जड़ें कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डहेलिया की जड़ें कंदिल तथा पुलकित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऊपरी रोही मूल की बात करेंगे तो यह आपकी आर्किडस में मिलती है। आर्किडस में ऊपरी रोही मूल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है। श्वसन मूल की बात करेंगे, यह न्यूमेटाफोर्स इसी को बोलते हैं और यह मिलती है मैंग्रोव पदार्थों में। जितने भी मैंग्रोव पादप होते हैं यहाँ पर न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्किडस में बिलामीन जड़ें होती हैं। आर्किड्स जो होते हैं इनमें बिलामीन जड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, यह आपकी नमी अवशोषित करने के लिए यह जड़ें होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इनमें कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद या मूली? तो आप सभी जानते हैं जड़ कौन सा नहीं है। जड़ आपकी आलू नहीं होती। आलू आपका तना होता है, याद रखेंगे। गाजर, शकरकंद, मूली ये तीनों आपकी जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं। इसी को स्टील रूट भी बोलते हैं। अवस्तंभ मूल या स्टील रूट पाई जाती हैं। यह पाई जाती हैं आपके गन्ने में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें टफ भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ क्या 80% क्वेश्चन होंगे जो आपको आ रहे होंगे, आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे स्तंभ मूल होती हैं। स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट ये होती हैं। तो स्तंभ रूट की बात करेंगे तो यह अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ऐसी जड़ें जो कहीं से भी उगाती हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें हमेशा कहाँ से विकसित होती हैं? प्रांकुर, मूलांकुर, तने या पत्ती? तो पत्तियों से तो जड़ें कभी निकलती नहीं है, आप सभी जानते हैं। पत्तियां कहाँ से जड़ें निकलेंगी? मूलांकुर से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गाजर है एक। गाजर एक प्रकार की क्या होती है? जड़ होती है, आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गाजर क्या है? गाजर जड़ है। 13 नंबर प्रश्न है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ का किस भाग, कौन सा ऐसा भाग होता है जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो यह मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष के ठीक पीछे सर्वाधिक वृद्धि होती है जड़ों में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो बरगद का पेड़ आपने सभी ने देखा होगा और इसके पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहते हैं स्तंभ मूल। इनको कहते हैं स्तंभ मूल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? ये बताना है कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है। शंक्वाकार जड़ यह प्याज में पाई जाती है, क्या यह सही है? शंक्वाकार जड़ यह आपकी गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज में नहीं पाई जाती है। तर्कु रूपी जड़, तर्कु रूपी जड़ मूली में पाई जाती है, ये एकदम सही है।
फिर आपका कुंभी रूपी जड़, यह आपका सलजम में होता है, एकदम सही। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में पाए जाते हैं, ऊपर अभी बता भी चुके हैं, तो श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यही आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन मूल पाई जाती है, तो अभी बताया आपको, और यह मैंग्रोव पौधे में पाई जाती है। मैंग्रोव पौधे किसे कहते हैं? तो मैंग्रोव पौधे आपका राइजोफोरा, जो राइजोफोरा होता है ये आपका एक मैंग्रोव पौधे होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आपने सभी ने पान देखा होगा, उम्मीद है। अगर आपने पान देखा है तो उसमें बनने वाली जड़ें कौन सी जड़ें होती हैं बताइएगा। और यह जड़ें होती हैं आपकी आरोही जड़ें, इनको आरोही जड़ें कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का कौन सा भाग आप लोग खाते हैं? आलू का सभी जानते हैं, आलू का तने वाला भाग खाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आलू का तना खाया जाता है, ठीक है। पर्ण का स्तंभ एक रूपांतरण है, पर्ण का स्तंभ एक रूपांतरण है, यह रूपांतरण होता है तने का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नागफनी के प्रकाश संश्लेषी, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्ण का स्तंभ द्वारा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो इसमें आलू एक तना होता है, गाजर जड़ है, शकरकंद मूली ये सभी जड़ें हैं, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आलू तना है। क्वेश्चन नंबर 22, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी जो होता है यह खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करेगा? पत्तियों में करता है। पत्ता गोभी की आप क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है और इसी को हम कहते हैं कंद, यह आपका कंद कहलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? इनमें से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब, प्याज का बल्ब क्या तने का रूपांतरण है? यस। फिर है आपका अरबी का घन कंद, ये भी है। शकरकंद का कंद ये तने का रूपांतरण नहीं होता, आलू का कंद तने का रूपांतरण होता है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा आपका डी सी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद, इसमें तने की बात की जा रही है और तना कौन सा है? अदरक, अदरक आपका तना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है? तना, प्याज का भी तना खाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू, आलू आपका रूपांतरित तना माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? पर्णदल जो होता है यह प्रायः न्यूनीकृत होता है, तो यह किस पत्ती में होता है बताना है। और यह याद रखेंगे आप लोग, शुष्कोद्भिद, जो शुष्कोद्भिद पत्तियां होती हैं इसमें पर्णभिद जो पर्णदल होता है यह न्यूनीकृत होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल यह आपका पत्ते का रूपांतरण होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया था। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन अगर आपने कल की क्लास की है तो आपको मालूम होगा एंथ्रोलॉजी या एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जितने भी अध्ययन होते हैं सारे अध्ययन कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। 31 नंबर प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं बताइएगा। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, ऐसे पौधे आपके क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, याद रखेंगे, ऐसे पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, जो पूर्ण पुष्प होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र, ठीक है, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? पुमांग, जायांग और बाह्यदल, अर्धदल, ये सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पुष्प के जनन चक्र हैं, पुष्प के जनन चक्र कौन कौन से होते हैं? तो इसमें
पुमंग एवं जायांग दोनों पाया जाता है, याद रखिएगा, पुमंग और जायांग। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी मतलब ऐसे फूल जो उभयलिंगी हों, तो उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? उनमें केवल अंडप होता है, यह गलत है। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ये एकदम सही है। उनमें केवल पुंकेसर होता है, ये भी गलत है। उनमें या तो पुंकेसर नहीं, ऐसे पौधे या ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर और अंडप दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, वे आपके उभयलिंगी फूल कहलाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? जो कुरुंजी के पुष्प होता है यह हर 12 वर्ष बाद उगता है, याद रखेंगे, यह 12 वर्ष बाद दिखता है। और यह इसका कारण क्या है? याद रखेंगे, इसका एक ही कारण है, फ्लोरिजन स्राव, फ्लोरिजन स्राव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वह है आपका वोल्फिया का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुष्प अगर कभी आपसे पूछ ले तो वो है आपका रेफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा पुष्प भी आपसे पूछ सकता है ना, तो ये मालूम होना चाहिए, रेफ्लेक्सिया का होता है सबसे बड़ा पुष्प। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? यह होता है आपका ताजा पुष्प समूह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए आ गया क्वेश्चन, और ये आपका यूपीपीसीएस 2010 में पूछा भी गया है, कोई बात नहीं। रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया या रेफ्लेक्सिया कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, और यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पूछ रहा है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, फ्लावर। कहते नहीं मैं फ्लावर नहीं पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, मैं फायर हूँ फायर। आपने डायलॉग सुना होगा, वही है ये चीज कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। आप उसे पुष्प मत यानी कि फूल मत समझो, पुष्प नाम है तो वो फ्लावर, मतलब यही सब कुछ है, याद रखिएगा। यहाँ से एक डायलॉग इसलिए सुनाया आपको ताकि आपको चीजें याद रहें, कोई भी अन्यथा ना लें। क्वेश्चन नंबर 40, पराग कोश में वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है बताइएगा? तो यह कहलाता है आपका परागण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परागण। क्वेश्चन नंबर 41, एनिमोफिली परागण है। एनिमोफिली की बात करेंगे तो एनिमोफिली जो होता है यह परागण होता है वायु द्वारा। एनिमोफिली वायु द्वारा परागण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, एनिमोफिली वायु द्वारा परागण होता है। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंटीमोफिली परागण है। तो एंटीमोफिली परागण की बात करेंगे तो एंटीमोफिली जो परागण होता है यह कीटों के द्वारा होता है। एंटीमोफिली कीटों के द्वारा होता है और एनिमोफिली वायु के द्वारा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। जो ऐसा परागण जो चमगादड़ों के द्वारा होता है, ऐसा कौन सा परागण होता है? इसे यह जो है चिरेप्टोफिली, चिरेप्टोफिली के द्वारा होता है, याद रखेंगे। ऐसे परागण को चिरेप्टोफिली परागण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जूफिली परागण होता है। जूफिली परागण की बात करेंगे तो यह आपका जंतुओं द्वारा होता है, जूफिली परागण। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑर्निथोफिली परागण होता है। तो ऑर्निथो मतलब पक्षी, तो पक्षियों के द्वारा ऑर्निथो परागण होता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जल द्वारा परागण कहलाता है। तो जल द्वारा परागण क्या, कौन सा परागण कहलाता है? जल द्वारा। तो जल द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 47, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। तो बंद पुष्पों के द्वारा होने वाले परागण को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, और क्या होता है? इसके कारण अच्छी संतान होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यह स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है।
किसके कारण ये बताना है, ये किस में होता है। तो वर्तिकाग्र जो सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है और यह कीट परागित पुष्पों में होता है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीट परागित पुष्प। अगला प्रश्न 50वां नंबर है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। जो आपका घोंघा होता है इस न्यायालय को बोलते हैं और इसके द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कहते हैं मेलकोफिली। मेलकोफिली कहलाता है घोंघे द्वारा होने वाले परागण। 51 नंबर क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं इनमें होना किसके द्वारा परागण होता है, कीट के द्वारा। इनमें कीटों के द्वारा परागण होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, परागण पोलन ग्रेन्स होते हैं। परागण क्या होते हैं, अपूर्ण विकसित नर युग्मक कोदभिद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परागण क्या होते हैं, अपूर्ण विकसित नर युग्मक कोदभिद। 53 नंबर प्रश्न है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुक्ष और चिपचिपे। 54 नंबर प्रश्न है, निषेचन है क्रिया है। निषेचन क्रिया होती है, किसकी क्रिया है, यह एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन की एक क्रिया होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निषेचन के पश्चात बीजों में बीजावरण विकसित होते हैं। जब निषेचन होता है और उसी के पश्चात बीजावरण विकसित होते हैं बीजों में, यह क्या कहलाता है, यह कौन से भाग से होते हैं, ये पूछ रहा है। यह विकसित होते हैं और याद रखेंगे यह अध्यावरणों से विकसित होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण होता है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण होता है और ये किसका मुख्य लक्षण होता है, आवृत बीजियों का। यह आवृत बीजियों का मुख्य लक्षण होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, अनिषेकजन। अनिषेकजन होता है तो अनिषेकजन किसे बोलते हैं, अनिषेकजन जो होता है यह आपको किस में होता है, यह आपका बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन अनिषेकजन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्थिनोकार्पी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, यह बताना है। कौन सा ऐसा फल है जो अनिषेक फलनीय है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका केला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केला। 60 नंबर प्रश्न, गूदे द्वार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। गूदे द्वार थैलेमस की बात करेंगे, यह किसमें खाने योग्य होता है, यह सेब का खाने योग्य होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। किस एक की खेती ऐसी है जिस पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, और ऐसी खेती है आपकी प्याज की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्याज। और उम्मीद है साथियों कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग क्लास को थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो एक जो सत्य फल होता है यह परिवर्धित होता है और यह अंडाशय से परिवर्तित होता है। सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण होता है सेब। सेब आपका आभासी फल का उदाहरण है। इसी को हम बोलते हैं असत्य फल भी बोल सकते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि असत्य फल का उदाहरण कौन सा है, तो असत्य फल का उदाहरण होता है आपका सेब। सेब आपका असत्य फल होता है। क्वेश्चन नंबर 64, नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल और आम के फल होते हैं डूब। याद रखेंगे ये डूब होते हैं नारियल और आम के फल। 65 नंबर क्वेश्चन है, पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। पका हुआ जो आम होता है इसके खाने हेतु या खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मध्य फल भित्ति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज। आप सभी जानते हैं नारियल का हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भ्रूणपोष। 67 नंबर क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो लीची भी आप लोग क्या खाते हो, आप सभी जानते हैं लीची का हम लोग एरिल खाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एरिल। लीची का एरिल खाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब और नाशपाती की बात करें
तो इसमें खाने योग्य जो भाग होता है ये होता है मांसल पुष्पासन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं मांसल पुष्पासन। 69 नंबर प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें लीची को रखा जा सकता है? तो इसे हम बोलते हैं नट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नट। 70 नंबर प्रश्न है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, तो यह प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल होता है? तो अनानास की बात करेंगे, यह किस प्रकार का फल है? तो यह आपका साइकोनस प्रकार का फल होता है, साइकोनस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित है, ये बताना है। इसमें आम और बेरी, टमाटर, पोम, सेब, ड्रूप, केला, बेरी, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केला और बेरी। केला और बेरी ये दोनों आपस में युग्म सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? यह है आपका, याद रखिएगा, यह आपका फल का नाम होता है मूंगफली। मूंगफली भूमि के नीचे पाया जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, नाशपाती जो पियर होता है, पियर या नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती, नाशपाती का आप कौन सा भाग खाते हैं? तो आप सभी लोगों ने नाशपाती खाया होगा, गुदाद्वार पुष्पासन को खाया जाता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। आप सभी जानते हैं कि इनमें बादाम का बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ऐसा है क्या? आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, इसमें किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो आपका साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इनमें सब में फल होता है, ईख, मूंगफली और बादाम, इन तीनों में फल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, बीज। बीज यानी कि सीड्स विकसित होता है, बीज विकसित होता है और यह विकसित होता है बीजांडों से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल, पर्ण, बीज या कली? आप सभी जानते हैं किस में मिलेगा? बीज में मिलेगा। भ्रूण हमेशा बीज में मिलता है। आप देखे होंगे, अगर आप चना, गेहूं कुछ भी भिगोते हैं पानी में, चना है, चना आप सभी लोग भिगोते ही होंगे, तो उसमें देखते हैं कि जो चने का बीज होता है उसी में भ्रूण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ऑर्किड। ऑर्किड के बीज होते हैं, ऑर्किड की बात करेंगे, ऑर्किड के बीज हल्के तथा शुष्क होते हैं। याद रखेंगे, जो ऑर्किड होता है आपका, यह हल्के और शुष्क बीज होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती है, जल, हवा और ताप की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। 80 नंबर प्रश्न है, सजीव प्रजग। सजीव प्रजग अंकुरण किस में पाया जाता है? सजीव प्रजग जो अंकुरण है यह राइजोफोरा में पाया जाता है, राइजोफोरा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अधोभूमिक अंकुरण, हाइपोजील जर्मिनेशन पाया जाता है। हाइपोजील जर्मिनेशन या अधोभूमिक अंकुरण की बात करेंगे, यह पाया जाता है मक्के में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। तो भूमपोरिक अंकुरण की बात करेंगे, यह पाया जाता है अरंडी में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरंडी। क्वेश्चन नंबर है 83, पौधों में पितरस्थ अंकुरण का अभिप्राय होता है। पौधों में पितरस्थ अंकुरण का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी, घटपर्णी की बात करेंगे तो इसमें जो है पत्ता, जो आपके पत्ते होते हैं, पत्ते वाले भाग में से एक घट में यह रूपांतरित होता है, घटपर्णी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ठीक है, तो कीटाहारी पादप कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घटपर्णी। घटपर्णी आपका कीटाहारी पौधा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। सबसे तेज कौन सा पौधा बढ़ता है? आपने सभी ने देखा होगा, ये जरूर देखा होगा अपने घरों में,
अपने गांव में बांस का जो पौधा है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सबसे लंबा पौधे में आता है आपका यूकेलिप्टस, ये भी आपने गांव में जरूर देखा होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, तना स्तंभ होता है, जो तना होता है, स्तंभ होता है, यह प्रायः किस चीज का होता है, यह कैसा होता है? तो तने की बात करेंगे, यह प्रायः धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ये 89 नंबर प्रश्न है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है, ये बता रहे हैं। शकरकंद, प्याज, हल्दी, टमाटर, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उम्मीद है कि सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाए। सभी साथी इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और अभी जो 2 क्लास हुई हैं, दोनों क्लास का PDF वहाँ पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च करिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल जैसे ही आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको चैनल का लिंक प्राप्त हो जाएगा, और वहाँ से आप इसे ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक क्लास में बने रहे और चीज़ों को समझा, क्वेश्चन को समझा। यही सबसे बड़ी बात है, यही आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे। आज के लिए बस इतने। जय हिंद, जय भारत।